लश्कर और आतंकी तमाम, जल्दी सौंपो नहीं तो भुगतो अंजाम। हाफिज को हवाले करो मुनीर, वरना जारी रहेगा ऑपरेशन सिंदूर। खून पानी नहीं बहेंगे साथ साथ, मोस्ट वांटेड का मोह दो त्याग। हाफिज दो पानी लो। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और पीओके में ऐसा कहर बरपाया जिसमें लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों की जड़ें हिल गईं। आतंकियों के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। ऑपरेशन सिंदूर इंतकाम था, इंतकाम पहलगाम में हुए आतंकी हमले का। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का प्रण लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक से पहले एक और स्ट्राइक की, वाटर स्ट्राइक। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में किया सिंधु जल समझौता तोड़ दिया। सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान जाने से रोक दिया। भारत के इस सख्त एक्शन से पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसने लगा है। पानी को तरसते पाकिस्तान ने भारत से गुहार लगाई। मोदी सरकार से इस फैसले पर फिर से विचार करने की गुजारिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या कर दी गई। आतंकियों ने कश्मीर की वादियों में घूमने गए लोगों को निशाना बनाया। पाकिस्तान में बैठे लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर ने पहलगाम टेरर अटैक को अंजाम दिया। 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद ये दूसरा बड़ा हमला था। लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों को पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से पालता पोसता रहा है, भारत के खिलाफ इनका इस्तेमाल करता रहा है। पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने पिछले दिनों खुद कबूला था कि पाकिस्तान पिछले 30 सालों से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। The two main groups which are involved in cross-border terrorism from Pakistan are Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed, and they have been creating problem over the past 2-3 decades to us. It is not for the first time that they have attacked in the sense cross-border terrorism, and all these groups are involved. Even in the past, over the past 2 decades, they are involved in number of terrorist attacks in India. पहलगाम हमले के बाद भारत के सब्र का घड़ा भर चुका है। भारत अपनी जमीन पर अब एक भी आतंकी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान को अब अपनी हरकतों से बाज आना होगा। पाकिस्तान को पानी तभी मिलेगा जब वो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को भारत के हवाले करेगा। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो वहां कोहराम मच गया। सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान बौखला गया। आतंकी हाफिज सईद की पार्टी पीएमएमएल के समर्थकों ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत कई शहरों में भारत विरोधी प्रदर्शन किए। पाकिस्तान ने हाफिज के बहाने भारत को धमकाने की भी कोशिश की। भारत विरोधी रैली में हाफिज सईद का पुराना बयान सुनाया गया। पुराने बयान में ही सही, लेकिन हाफिज की बौखलाहट सुनिए। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। पानी के बदले खून बहाने की धमकी देने वाला हाफिज अब भारत के सख्त तेवर से घबराया हुआ है। हाफिज की हवा निकली हुई है। हाफिज और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को पनाह देकर शहबाज और मुनीर ने पूरे पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। अब पाकिस्तान को अगर पानी चाहिए तो उसे आतंकवादियों को समर्थन देना पूरी तरह से बंद करना होगा। अलावा इसके, जब तक वो हाफिज, मसूद जैसे खूंखार आतंकियों को भारत के हवाले नहीं करता, उसे पानी का एक कतरा नसीब नहीं होगा। पाकिस्तान को अपनी जमीन से
भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करना ही होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है, रुका नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। भारत ने IWT एंड इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे हम सिंधु जल समझौता कहते हैं, उसको लेकर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पानी को रोक में सघन में रखा ही जाएगा। अब टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। यानी भारत का सिग्नल साफ है, इन आतंकवादियों को भारत को सौंपो या इन आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करो, उसके बाद अपनी प्यास बुझाने के बारे में भारत से कोई कमिटमेंट लो। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर, क्योंकि आप दोनों का जो अनुभव है उससे मैं भी समझना चाहूंगा और मेरे दर्शक भी समझना चाहेंगे कि जो बातें हम कह रहे हैं उसको जमीन पर उतारने के लिए कुछ काम हुआ है या फिर उसको उतारने के लिए काम किया जाना है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, सबसे पहला सवाल आपसे। ऑपरेशन सिंदूर की बातें बहुत हो रही हैं और यह साफ कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, वो जारी है। कुछ दिनों के लिए सस्पेंशन में जरूर है, फॉर द टाइमिंग, ये देखने के लिए कि हालात किस तरीके के हैं, लेकिन ये लगातार जारी है और जिसमें कई कदम पानी को रोकने जैसे भी उठाए गए हैं। लेकिन फिर मुझे याद आता है वो बयान जो कारगिल के वक्त हमारे सेनाध्यक्ष रहे जनरल वीपी मलिक ने दिया है और उन्होंने ये बात साफ की है कि भारत को ऑपरेशन अभी इतनी जल्दी सस्पेंशन या रोकने पे नहीं जाना चाहिए था, यह अभी कुछ जारी रहना चाहिए था। और उन्होंने इसके साथ ये बात भी कही कि क्या हम कोई कमिटमेंट हासिल कर पाए, क्या हम इरादा तोड़ पाए, बिल्डिंग या ट्रेनिंग कैंप जो हमने ध्वस्त किए थे वो फिर से बनने शुरू हो गए हैं, ट्रेनिंग कैंप फिर से आ गए हैं। क्या जनरल वीपी मलिक सही इशारा कर रहे हैं सर? मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर। राजीव जी, बढ़िया प्रश्न है। ये बात बहुत लोगों के दिमाग में आ रही है। जिस दिन ये फैसला लिया गया था, हमने भी शायद यही सोचा था कि हम तो बढ़त पे लगे हुए हैं और उनको हमें ऐसा सबक सिखाना चाहिए जो कि वाकई में डिटरेंस हो। तो ये एक सोच है, लेकिन शायद हमारे जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने सोचा कि हमारा इतना बता देना, इस तरह का जवाब देना, इस तरह से डेटर करना काफ़ी है, क्योंकि अगर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव करीब करीब पूरा हो जाता है तो जान माल का नुकसान हो, तो हम उसको अवॉइड करना चाह रहे थे। ब्लडशेड, लॉस ऑफ लाइफ, जो कि आजकल की दुनिया को पसंद नहीं है। हम सब लोग देख ही रहे हैं कि वॉरफेयर वगैरह भी ड्रोन से चल रही है, ज़्यादातर अनार्म्ड व्हीकल्स, एरियल व्हीकल से हो रही है, आर्टिलरी से हो रही है, एयर डिफेंस से हो रही है, स्टैंड ऑफ वेपन से हो रही है। तो ये एक पहलू है जिसका हमें सोच रखना चाहिए। बात तो सही है कि पाकिस्तान जो हमारा नेबर है बहुत ही रिकैल्सिट्रेंट है। करीब 35-36 वर्षों से हमारे साथ वो क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर करता है। एक छोटा देश बड़े देश के साथ में घुसपैठियों के जरिए, टेरर के जरिए लड़ाई करता है, और वो हम देख रहे हैं। और पिछले 10 साल के अगर हम ध्यान ना दें तो हम चुपचाप बैठे रहते थे, कुछ नहीं कर पाते। कारगिल वॉर में भी हमने देखा कि हमने ये कहा था कि भाई हमारे ट्रूप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, LOC को क्रॉस नहीं करेंगे। पार्लियामेंट अटैक के बाद में भी हमने अपनी पूरी सेना को परेड कर दी बॉर्डर्स पे, लेकिन बैठे रहे, कुछ नहीं किया। 2008 में जब बम्बई का जो अटैक हुआ हमारे कमर्शियल कैपिटल, तो भी यही कहानी थी। हम लोग तैयार थे, लेकिन कुछ करने में किंग कर्तव्य विमूढ़ थे, हम कह सकते हैं हिंदी की भाषा में। तो अभी थोड़ा चेंजेस हैं। 16 ले ले, बालाकोट उसके बाद ले लो, और अभी तो सरकार और स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ये सोच रही है कि हमने उनको डेटर किया है, बदला नहीं लिया है। बदला लेना एक छोटी चीज है, डेटर करना मतलब उनको भय होना चाहिए कि अगली बार करेंगे तो हमें कोई ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी, हमें कोई ज्यादा क्षति होगी, हमें कोई ज्यादा नष्ट होगा। वो हम सोचते हैं, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं है क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो टेरर है वो स्टेट का एक हिस्सा है। काफी दिनों तक दुनिया ये मानती थी कि उनका जो टेरर है
ये इंडिपेंडेंट एक्टर्स है, तो इंडिपेंडेंट एक्टर्स नहीं है। हम लोगों को देखा भी है कि जो पहले दिन स्ट्राइक हुई 6 तारीख को, तो जो भी बर्बादी हुई, जो भी उनके लोग क्या कहते हैं जख्मी हुए या मारे गए, फौज के सीनियर दिग्गज उनके साथ है सहानुभूति देने के लिए। तो ये तो बात स्पष्ट है कि टेरर जो है वो सरकारी हिस्सा है पाकिस्तान की फौज का। जैसे हमने देखा था वागनर आर्मी था, चेचन आर्मी ने लड़ाई की थी एज अ प्राइवेट आर्मी रशिया के साथ में यूक्रेन में, उसी तरीके से इनका ये साथ चल रहा और एक नेक्सस बना हुआ। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हमने जो उनको चपत लगाई है उससे वो डटर होते हैं कि नहीं। हाँ, एक नया चीज जरूर उसमें हमने किया है, जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है, वो कहा कि भाई हम आपको इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस करते हैं। वो एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चुनौती होगी उनके लिए, और वो बात शायद हो पाए उसके बाद। ये बात भी सही है कि हम ऐसा नहीं है कि पानी जो है उसके नलके की जैसे टैप पे बंद कर दें या खोल सकते हैं, क्योंकि उसको बनाने में हमें समय लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चाहिए। लेकिन ये तो सही है, हम उसके पानी को बहाव को कंट्रोल कर छेड़ सकते हैं। जब पानी कम होता है डिनाई कर सकते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी। जब पानी ज्यादा होता है छोड़ सकते हैं। और पूरे पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है इसके ऊपर निर्भर है, और एग्रीकल्चर में वहां भी करीब 25-26% का जीडीपी एग्रीकल्चर से आता है, और 60% लोग इससे जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर से। और उन्होंने बहुत बढ़िया सिस्टम बना के रखा हुआ है, सब नदियों को एक साथ जोड़ दिया हुआ है। इंडस का पानी झेलम में आ सकता है, झेलम का पानी रावी में आ सकता, चनाब में आ सकता है, और बाकी डाउन स्ट्रीम में, और बड़े बड़े पॉन्ड बना रखे हैं। उनकी सिस्टम बड़ी अच्छी है। और इसके साथ साथ वो काबुल नदी का पानी भी इस्तेमाल करते हैं। अफगानिस्तान की काबुल और सहायक नदियां भी इंडस में मिलती हैं। तो ये देखता है कि ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, और हम सोचते हैं कि उनको थोड़ा असर पड़ेगा। कितना होता है जी, क्या होता है ये तो समय ही बताएगा, मगर हम तैयार। और इसलिए भी हमने कहा है कि टेरर और टॉक्स जैसे आपने बताया नहीं जा सकते हैं, खून और पानी नहीं बहेगा। तो इस दफा हमारा पंच तगड़ा रहा है, डीपर रहा है जी। और उनके स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों को ऊपर हमारी नजर पड़ी है, वो हिले हुए हैं। अब कितना हिले हुए हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है, समय बताएगा। मेजर मगर जनरल हमें जी मेजर चौकन्ना जनरल रहना। जी मेजर जनरल जी द्विवेदी को भी मैं इस डिस्कशन में ले आता हूं। मेजर जनरल द्विवेदी, पाकिस्तान के साथ जो कन्वेंशनल वॉर है या बाकी इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो तो भारत बखूबी अंजाम दे रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान के साथ IWT को अबेंस में रखना, क्या बॉर्डर्स क्लोज करना ट्रेड के जरिए, ये ब्लड शेड को बचाते हुए पाकिस्तान को वो जख्म दे पाएंगे, वो चोट दे पाएंगे कि वो टेररिज्म को साइड बाय साइड चलाने से तौबा कर ले? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतना उससे? देखो अजीब, आजकल की ज़माने में कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल इकट्ठे चलते हैं। यानी कि आजकल का ज़माना हाइब्रिड वॉरफेयर का ज़माना है। अगर आप कन्वेंशनल हिस्ट्री को देखें तो 1948 में हमारा बढ़त थी पाकिस्तान के ऊपर, हम हावी हो रखे थे, पर सीज़फायर की गई और इसलिए वो 1/3 जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया। 1965 में क्या हुआ? 1965 में भी पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो कश्मीर ले लेंगे और उनको लेने के देने पड़े, क्योंकि अयूब खान ने सोचा था कि भारत जो है वो जम्मू कश्मीर में रहेगा। पर शास्त्री जी ने लाहौर का फ्रंट खोला, उन्होंने सियालकोट का फ्रंट खोला, और जो उनकी एक मंशा थी अयूब खान की कि भारत की सेना जो हिंदू सेना है वो पाकिस्तान की इस्लामिक सेना का मुकाबला नहीं कर पाएगी, वो भी जो तथ्य था वो उनका रद्द किया गया। 1971 की लड़ाई में खुद लड़ा हूं और वहां पाकिस्तान 2 टुकड़े हुए, पर पाकिस्तान बाज नहीं आया। और फिर कारगिल हुआ, वहां भी इसके मुंह की खानी पड़ी, तब भी बाज नहीं आया। तो पिछले 3.5 दशक से ये जो प्रॉक्सी वॉर चल रही है, और मैं जम्मू कश्मीर में 3-4 बार LOC पर कमांड कर चुका हूं, पाकिस्तान नहीं बाज आया। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रॉक्सी वॉर डॉक्ट्रिन है वो इसी के ऊपर बेसिस है, क्योंकि कन्वेंशनल लड़ाई हमसे नहीं लड़ सकता। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। यस, एब्सोल्युटली। तो इसके पास हथियार हैं, एक तो न्यूक्लियर हथियार का करता है बार बार जिक्र, और एक ये टेररिस्ट है। और टेररिस्ट में और पाकिस्तान फौज में कोई फर्क नहीं, क्योंकि जब मैं LOC में था तो इनकी जो हर एक पोस्ट पर
15, 20, 30 टेररिस्ट होते ही हैं, और ये इनके फ्रंटलाइन सोल्जर है। ये ख्वाजा आसिफ ने नहीं बोला, ये सब मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने बताया कि देखो ये तो हमारे हीरोज हैं, ये हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर हैं। इसी प्रकार इमरान खान ने बताया कि देखो इसका इस्तेमाल हम करते आ रहे हैं। तो ये जो ख्वाजा का ऑफिसर का बयान है वो तो वही दोहरा रहे हैं। पर पॉइंट ये है जो आपने पूछा है कि देखो पाकिस्तान को हम नॉन कन्वेंशनल तरीके से कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। देखो राजीव, आजकल की जैसे मैंने बताया हाइब्रिड लड़ाई है, ये कन्वेंशनल के लिए भी तैयार रहना है और नॉन कन्वेंशनल के लिए भी तैयार रहना है। तो अनकन्वेंशनल में 3-4 जो मोटी मोटी चीजें हैं वो होती हैं इकोनॉमिक चोट पहुंचाना, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली, तो ये साथ साथ चलती हैं। तो अभी ये जो IWT की जो हमने ट्रीटी रद्द की है, ये एक इकोनॉमिक स्टेप लिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो 23% जो है वो कृषि का यानी कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, और उनकी तकरीबन 50 से 60% जो वर्क फोर्स है वो इसमें लगी हुई है। तो अगर हम इस पर चोट लगाते हैं तो ये इस एक किस्म का अनकन्वेंशनल तरीके से हम उसको ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये कब इसको मतलब ये देखो ये स्विच ऑन स्विच ऑफ बात नहीं है, क्योंकि इसको टाइम लगेगा पानी को बदलना। आप ये देखिए कि हमने इनको 80% पानी नहीं दिया, हमने पैसे भी दिए इनको अपने कैनाल बनाने के लिए, तो ये उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। दूसरी बात है कि ये चीन के साथ इनकी बहुत गठजोड़ है। अभी देखो एक मोहम्मद डैम बना रहे हैं स्वात के ऊपर, ये खैबर पख्तूनख्वा में, दूसरा डैम बना रहा है, डैम है भाषा डैम बन रहा है, वो POK में बन रहा है, वो 4,800 वाट का डैम बन रहा है, तकरीबन $12 बिलियन चीन उसमें लगा रहा है। तो ये साथ साथ ये भी तैयारी कर रहा है कि अगर यहाँ का पानी बंद हो जाता है तो कैसे वो कोई और तरीके अपनाएगा। देखो राजीव, आजकल की लड़ाई जो है वो पूरे देश की लड़ाई है, ये नहीं कि अब फौजें लड़ रही है, नहीं, पूरा देश लड़ रहा है। देश कैसे लड़ रहा है कि कोई हथियार बना रहा है, कोई आपकी जो सप्लाई चेन है उसको कर रहा है, कोई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहा है। तो मैं आपको ये संक्षिप्त में बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है ये संदूर फेज 1 से बाज नहीं आएगा, क्योंकि 35 साल ये नहीं बाज आया। तो मतलब मैं ये समझूं सर कि टेररिज्म नॉन स्टॉप चलता रहेगा, पाकिस्तान उसी लाइन पर रहेगा। हाँ, कुछ हद तक ये बदलेगा। देखो जब बालाकोट हुआ तो इसने थोड़ी अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया कि बड़े बड़े ऑपरेशन बंद कर दिए, छोटे छोटे ऑपरेशन शुरू कर दिए। और देखो ये साउथ ऑफ पीर पंजाल में आ गया, ये रजौरी, पुंछ और ये इन जगह पर ज्यादा ऑपरेशन किए। तो यानी कि ये स्ट्रेटजी बदलेगा, थोड़ा सा उसमें बदलाव लाएगा, पर ये हटेगा नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो मलिक साहब ने बोला है उसमें काफी हद तक ठीक है कि इसको ठोक ठोक के मारना पड़ेगा। ये भी बात है कि चलो फेज 1 हो गया, पर हमें फेज 2 के लिए तैयार रहना है, क्योंकि ये हटेगा नहीं। और देखिए राजीव, डिफरेंस तब होता है जब आपकी कैपेबिलिटी और पॉलिटिकल इंटेंट इकट्ठे मिल जाते हैं। तो हमने इसमें संदूर में फेज 1 में जो मैं बोलता हूँ कि हमने ये बताया कि हमारा पॉलिटिकल इंटेंट भी है, कैपेबिलिटी भी है। तो ये एक मैसेज गया है। पर मैं सोचता हूँ कि हमें ऐसे ऑपरेशन और भी करने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है और अब उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया। देखो जब ये शिकस्त खाते हैं तो फील्ड मार्शल बनाते हैं। अयूब खान का किस्सा याद है सर? ठीक है सर, मैं संक्षेप में ब्रजेश जी से एक जवाब ले लेता हूं, फिर उसके बाद मैं विदा चाहूंगा आप लोगों से। ब्रजेश जी, क्या फेज 2 की हम उम्मीद रखें? और अगर फेज 2 की हम उम्मीद रखते हैं तो क्या इस बार वहां तक हम जा सकते हैं, इससे पहले कि हम बातचीत को एक विराम पर ले आए? आपका पहला जो पार्ट था सवाल का मैंने मिस किया है, दोबारा जरा क्या हम फेज 2 की उम्मीद करें, ऑपरेशन सिंदूर के फेज 2 की जल्दी? देखिए ये तो पूरा निर्भर है फील्ड मार्शल साहब के ऊपर, उनकी क्या कहानी है। वो पूरी कोशिश करेंगे ऐसा हो। उनकी एक अलग कहानी है। देखिए हालांकि हम लोग कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं जीती, पर उनके तरफ से देखिएगा तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कर दी। पहला ये कश्मीर को फिर चर्चा में ले आए दुनिया में। दूसरा, उन्होंने पैसे ले आए IMF से जो पाकिस्तान को जरूरत थी। तीसरा, उसने अपने पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी जो कि बहुत ही पॉपुलर है इमरान खान को दबा दिया।
और चौथा, आर्मी का जो छवि थी देश के अंदर बहुत डूबी हुई थी, उसको ऊपर लेके आए। एग्जैक्टली। तो वो अपनी चतुराई में कमी नहीं की है, और मैं समझता हूं वो ये चाह रहे हैं कि अभी वो शासक बन जाएं, बिकॉज फील्ड मार्शल तो कोई मतलब की चीज नहीं है अगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं रहे। जैसे सर मैं माफी के साथ विदा लूंगा, लेकिन आपके इस लास्ट कमेंट को मैं दर्शकों तक ले जाऊं।